नमस्कार। हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी की बुक और ये हमारा साइंस का सेक्शन है, बायोलॉजी। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये हमारा पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे पादप प्रजनन एवं बीज प्रौद्योगिकी से प्लांट ब्रीडिंग एंड सीड टेक्नोलॉजी। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, परागण की सुपरिभाषा क्या है। तो परागण का परागकोश में कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है, तो याद रखिए परागण की सुपरिभाषा क्या है। तो परागकण का परागकोश से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, इसको हम लोग परागण की परिभाषा कह सकते हैं। तो परागण की सुपरिभाषा क्या है। तो परागकण का परागकोश से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला देखिए, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। स्वपरागण या सजात पुष्पी परागण। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं। क्या क्वेश्चन बोला है कि एक ही पौधे के एक पुष्प से परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। स्वपरागण या फिर सजात पुष्पी परागण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। पुष्प के सहायक अंग की उपमा किसे देते हैं। तो पुष्प के सहायक अंग की जो उपमा है ये बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। तो पुष्प के सहायक अंग की उपमा किसे दी जाती है। तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। पत्र प्रकलिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। तो पत्र प्रकलिकाओं का प्रमुख कार्य है कायिक प्रबंधन। ठीक है, तो पत्र प्रकलिकाओं का प्रमुख कार्य है कायिक प्रबंधन। पत्र प्रकलिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। कायिक प्रबंधन। अगला पॉइंट देखिए, आम तथा मक्का के पुष्प किस प्रकार के होते हैं। तो उभयलिंगाश्रयी, एक ही पौधे में नर एवं मादा अंग। तो आम और मक्का के पुष्प किस प्रकार के होते हैं। तो उभयलिंगाश्रयी। आम तथा मक्का के पुष्प किस प्रकार के होते हैं। तो उभयलिंगाश्रयी, यानी एक ही पौधे में नर एवं मादा अंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पपीता खजूर पिस्ता तथा परवल किस प्रकार के पौधे हैं। तो पपीता खजूर पिस्ता तथा परवल ये सभी डायोसियस प्लांट्स हैं। नर एवं मादा पुष्प अंग अलग अलग पौधों में होता है। पपीता खजूर पिस्ता परवल ये किस प्रकार के पौधे हैं। तो डायोसियस प्लांट है। नर एवं मादा पुष्प अंग अलग अलग पौधों में। ठीक है, अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है। कीट परागण। अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है। कीट परागण। अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है बाबू। कीट परागण। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन, एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। अगला, तना काट जिसमें मातृ पौधे की भांति पौधा बनता है को आमतौर पर किसके प्रवर्धन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए गन्ना। ठीक है, तना काट जिसमें मातृ पौधे की भांति पौधा बनता है, इसको आमतौर पर किसके संवर्धन हेतु। तो तना काट याद रखिए गन्ना के लिए। भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, 3N। भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। मक्का में कैसे परागण होता है। तो वायु द्वारा। मक्का में जो परागण होता है वायु द्वारा। मक्का में परागण कैसे होता है। वायु द्वारा। मक्के के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 30। मक्का के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 30। मक्का के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 30। ऑटोगेमी या सजात पुष्पी परागण किसकी उपमा है। तो ऑटोगेमी या सजात पुष्पी परागण किसकी उपमा है। स्वपरागण की। ऑटोगेमी या सजात पुष्पी परागण किसकी उपमा है। स्वपरागण की। ऑटोगेमी या सजात पुष्पी परागण किसकी उपमा है। स्वपरागण की। एलोगेमी किसे कहते हैं। पर परागण को। एलोगेमी किसे कहते हैं बाबू। पर परागण को। एलोगेमी किसे कहते हैं। पर परागण को कहते हैं। एलोगेमी किसे कहते हैं। पर परागण को। स्वपरागण से क्या हानियां हैं। स्वपरागित पौधे कमज़ोर होते हैं, बीज कम संख्या में होते हैं, शीघ्र ना पकने वाले और हल्के होते हैं। ठीक है, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। तो स्वपरागण की हानियां अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करिएगा। तो स्वपरागित पौधे कमज़ोर होते हैं, बीज कम संख्या में होते हैं, शीघ्र ना पकने वाले तथा हल्के होते हैं। ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फूल, पर्ण, बीज और कली में से भ्रूण किस में मिलता है। तो बीज में।
भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको बीज में मिलेगा। भ्रूण कहाँ मिलता है? आपको बीज में मिलता है, सीड्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वपरागित फसलों के मुख्य लाभ क्या है? तो स्वपरागित फसलों के मुख्य लाभ, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात अनेक पैतृक गुण वहीं रहते हैं। तो स्वपरागित फसलों के मुख्य लाभ क्या है? तो स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, प्योर लाइन होते हैं, और उनके पैतृक गुण वहीं रहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। किस प्रकार के पौधों में अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता? तो स्वपरागित फसलों में अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता। तो अंतः प्रजनन ह्रास किस में नहीं पाया जाता? तो स्वपरागित फसलों में अंतः प्रजनन ह्रास नहीं पाया जाता। पौधे के कायिक प्रबंधन के संबंध में निम्न कथन सही है। तो ये जो दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये दोनों सही है। पहला, कायिक प्रबंधन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। जो कायिक प्रबंधन है ये कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, ये बात बिल्कुल सही है। कायिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। जो कायिक प्रबंधन है ये वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। कायिक प्रबंधन ये वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य हेतु किया जा सकता है? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आम के पर परागण में कौन सी मक्खी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है? घरेलू मक्खी। आम के पर परागण में कौन सी मक्खी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है? घरेलू मक्खी। चलिए, लहसुन में नए पौधे किससे तैयार होते हैं? तो पत्र प्रकलिका से। लहसुन में नए पौधे किससे तैयार होते हैं? तो पत्र प्रकलिका से। लहसुन में जो नया पौधा होता है कैसे तैयार होता है? पत्र प्रकलिका से। बीजांडकाय बहुभ्रूणता पाई जाती है, संतरा, नींबू, आम। ठीक है, तो बीजांडकाय बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? संतरा में, नींबू में और आम में। बीजांड बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? संतरा, नींबू तथा आम। संतरा, नींबू तथा आम। बीज का निर्माण होता है बीजांड से। बीज का निर्माण किससे? बीजांड से। आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद, ये 4 विकल्प हैं। इनमें से बताइए कौन सा एक फल है? तो भिंडी। आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद, इसमें से फल कौन है? तो भिंडी फल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनार फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसीले बीज चोल। अनार का कौन सा भाग खाते हैं? तो रसीला बीज चोल। चलिए, एक बीज के अंकुरन के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बीज के अंकुरन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां वो है पानी चाहिए अंकुरन के लिए, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीज के अंकुरन के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ओके, इसको ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, अनार फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसीला बीज चोल। और बीज के अंकुरन के लिए ध्यान रखिए, बीज के अंकुरन के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो पानी चाहिए, उचित तापमान, ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है अंकुरन हेतु। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? पोस्ता में। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? पोस्ता में। चलिए, चमगादड़, मधुमक्खी व पक्षी में कौन परागणकारी है? तो सभी। चमगादड़ हो, मधुमक्खी हो व पक्षी, इनमें से सभी क्या हैं? परागणकारी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु परागण क्या कहलाता है? तो एनेमोफिली। एनेमोफिली, एनेमोफिली। वायु परागण क्या कहलाता है? एनेमोफिली। वायु परागण क्या कहलाता है बाबू? एनेमोफिली कहलाता है। मटर, सेम तथा लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य किस प्रकार के फल बनाते हैं? कैप्सुलर। मटर, सेम तथा लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य किस प्रकार के फल बनाते हैं? कैप्सुलर। वर्धी जनन मुख्यतः पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। वर्धी जनन मुख्यतः पाया जाता है जलोद्भिद पौधों में। चलिए अगला देखिए, आम, बादाम, नारियल तथा लीची किस प्रकार के फल हैं? अष्टी फल, यानी ड्रूप टाइप है। आम हो गया, बादाम हो गया, नारियल तथा लीची किस प्रकार के फल हैं? अष्टी फल, यानी ड्रूप टाइप। अनाज जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का एवं जौ किस प्रकार के फल हैं? कैरियोप्सिस। ठीक है, अनाज किस प्रकार के फल हैं? कैरियोप्सिस। चावल, गेहूँ, मक्का, जौ कैसे हैं? कैरियोप्सिस है। चावल, गेहूँ, मक्का एवं जौ किस प्रकार के फल हैं? कैरियोप्सिस। चावल, गेहूँ, मक्का एवं जौ यानी अनाज कैसे फल हैं? कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। टमाटर किस प्रकार का फल है?
सरस बेरी। टमाटर किस प्रकार का फल है बाबू? सरस बेरी। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल बीज चोल। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल बीज चोल। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? द्विलिंगी यानी उभयलिंगी। निम्न जोड़ा सुमेलित है। ठीक है, अमरूद जो है ये सरस फल है, बेरी है। अमरूद कैसा है बाबू? सरस फल। आम जो है अष्टी फल है। अनानास ये सोरोसिस कुल में आता है। अमरूद किस कैटेगरी में? सरस फल के कैटेगरी में। अमरूद जो है बेरी के कैटेगरी में आता है। अमरूद किस कैटेगरी में? बेरी। आम जो है ड्रूप यानी अष्टी फल। अनानास सोरोसिस में आता है। नेक्स्ट देखिए, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अनानास का। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? अनानास का। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? काजू। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण होते हैं? काजू। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। नीचे दिए पौधों में उनके खाद्य भाग के युग्म सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे 3 जो पॉइंट दिए हुए ये सभी सुमेलित हैं। अदरक ये प्रकंद सही है। प्याज जो है मांसल पर्ण। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? मांसल पर्ण। नारियल का भाग हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। ठीक है। मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? लौंग। मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? लौंग। कौन सी? तो लौंग पुष्प कलिका होती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, एक ही कुल के सदस्य हैं गुड़हल व कपास। याद रखिए, गुड़हल व कपास एक ही कुल के सदस्य हैं। गुड़हल व कपास जो है एक ही कुल के सदस्य हैं। गुड़हल व कपास, गुड़हल व कपास एक ही कुल के सदस्य हैं। गुड़हल और कपास एक ही कुल के सदस्य हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। नपुंसीकरण का क्या अर्थ है? परागकोश को अलग करना। नपुंसीकरण का क्या मतलब है? परागकोश को अलग करना। नपुंसीकरण का क्या अर्थ है? परागकोश को अलग करना। नपुंसीकरण का क्या अर्थ है बाबू? परागकोश को अलग करना। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा, अलैंगिक जनन में सम्मिलित होता है ऑटोगैमी। अलैंगिक जनन में क्या सम्मिलित होता है? तो ऑटोगैमी। अलैंगिक जनन में सम्मिलित होता है ऑटोगैमी। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक है। मक्का के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं। मूली, शकरकंद, आलू तथा कपास में से कौन तने का उत्पाद नहीं है? याद रखिए, कपास ये तने का उत्पाद नहीं है। ठीक है, बाकी बात आलू तो आपको पता हो, आलू ये तने का उत्पाद है। ठीक है, मूली, शकरकंद ये सब तना है, लेकिन जो आपका कपास ये तने का उत्पाद नहीं है। कपास जो है तने का उत्पाद नहीं है। अगला देखिए, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। लौंग है बंद कलियां। लौंग क्या है? तो बंद कलियां हैं। घटपर्णी के भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। घटपर्णी में कौन सा घट के रूप में रूपांतरित होता है? पत्ता घट के रूप में रूपांतरित होता है। गाजर, आलू, शकरकंद तथा नारियल में कौन सा रूपांतरित तना स्तंभ कंद है? आलू। ठीक है, गाजर, आलू, शकरकंद तथा नारियल में से कौन सा रूपांतरित तना स्तंभ कंद है? तो आलू जो है स्तंभ कंद है। चलिए, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तना, प्रकंद, राइजोम। तना, प्रकंद या राइजोम तीनों एक ही चीज़ है। क्लोनल वरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आलू में। क्लोनल वरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आलू में। क्लोनल वरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आलू में। क्लोनल वरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? आलू में। मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी तथा सोलेनेसी में किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी। मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी एवं सालेनेसी में किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी। ठीक है, याद रखिएगा, कुकुरबिटेसी में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है। जो कुकुरबिटेसी है ना, इसमें नर और मादा पुष्प एक ही पौधा में पाए जाते हैं। नारियल में खाने योग्य भाग्य है भ्रूण व
तेल युक्त भ्रूण पोषण। नारियल में खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण एवं तेल युक्त भ्रूण पोषण। चलिए अगला देखिए, केसर किसका सूखा मिश्रण है? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर किसका सूखा मिश्रण है? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर किसका सूखा मिश्रण है? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का। देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। फल जो है, फल अंडाशय, ठीक है। बीज जो है, बीज बीजांड से बनता है। काष्ठ तना, मंड जो है पत्ती से, ठीक है। अंडाशय, फल अंडाशय, बीज बीजांड, काष्ठ तना, मंड पत्ती। चलिए अगला देखिए, पादप कली क्या होती है? एक भ्रूणीय टहनी। 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 पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण यानी पत्ता। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। लिखिए, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। निम्नांकित सुमेलित है। क्या सुमेलित है भाई? देखिए, अदरक, अदरक राइजोम सही है। अफीम, अफीम की डुडी। सन तना। लहसुन सल्ककंद। सूरन घनकंद। सूरन जो है यानी कि ओल, ओल जिमीकंद भी बोलते हैं, घनकंद। चलिए अगला देखिए, अगला है मटर पौधा है साग। मटर पौधा है साग। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से। फूल, पत्ती, फल एवं तना में से मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो है फल, अफीम के फल से। शहतूत का फल है सोरोसिस। शहतूत का जो फल है वो सोरोसिस कुल के अंतर्गत आता है। चलिए अगला, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कायिक कलिका। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कायिक कलिका। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कायिक कलिका। मानव निर्मित खाद्यान्न ट्रिटिकेल में प्रतिबल सहिष्णुता के गुण किस पौधे से प्राप्त किए गए हैं? राई। मानव निर्मित खाद्यान्न ट्रिटिकेल, ये पॉइंट पकड़िए, ट्रिटिकेल, इसमें प्रतिबल सहिष्णुता के गुण किस पौधे से प्राप्त किए गए हैं? तो राई, राई, राई। सच्चा फल नहीं है सेब, काजू और नाशपाती। सच्चा फल नहीं है यानी झूठा फल है। सेब आपका झूठा फल है, काजू, नाशपाती ये सभी झूठा फल है। तना, पुष्प, फल एवं बीज में से जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, फ्लावर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को कहते हैं संग्रथित फल। जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाता है, जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? संग्रथित फल, कंपोजिट फ्रूट। जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को क्या कहते हैं? कंपोजिट फ्रूट या फिर संग्रथित फल कहते हैं। कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है पीपो। कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल पीपो। पीपो जो है ये कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। पीपो कुकुरबिटेसी में आता है। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं? तब उसको कैरीऑप्सिस कहते हैं। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं? कैरीऑप्सिस कहते हैं। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहते हैं? कैरीऑप्सिस कहते हैं। केला है सरस फल, बेरी है। केला किस में आता है बाबू? बेरी। अमरूद भी आपका बेरी में है, याद रखिएगा। केला है सरस फल, बेरी में। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित सही सुमेलित है। पत्ती को तने से जोड़ता है पर्णवृत्त। पत्ती को तने से जोड़ता है कौन? पर्णवृत्त। पत्ती को तना से जोड़ता है पर्णवृत्त। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना झाड़ी कहलाता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना झाड़ी कहलाता है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना क्या कहलाता है? झाड़ी। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित होते हैं? पौधों या जानवर के उत्पादन, प्रजनन या गुणन के कार्य जिससे लाभ प्राप्त किया जा सके।
तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए थोड़ा। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित होते हैं? तो पौधों या जानवरों के उत्पादन, प्रजनन या गुणन के कार्य इसमें लाभ प्राप्त किया जा सके। अगला देखिए, सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए की। ठीक है, किसकी? तो विटामिन ए की प्रचुरता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, किस फसलों की बौनी प्रजाति के कारण हरित क्रांति संभव हो सकी? गेहूं तथा धान। किन फसलों के बौनी प्रजाति के कारण हरित क्रांति संभव हो सकी? गेहूं तथा धान। किन फसलों की बौनी प्रजाति के कारण हरित क्रांति संभव हो सकी? गेहूं तथा धान। मात्रात्मक लक्षणों का निर्धारण किस प्रकार के जीन करते हैं? बहुजीन। ठीक है, याद रखिए, मात्रात्मक लक्षणों का निर्धारण किस प्रकार के जीन करते हैं? तो बहुजीन यानी पॉलीजीन। मात्रात्मक लक्षणों का निर्धारण किस प्रकार के जीन करते हैं? बहुजीन। चलिए, जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले ही ग्राही या पक जाता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता। जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले ग्राही या पक जाता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता। जब पुष्प का अंडाशय परागकोश से पहले ग्राही या पक जाता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता। धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो धान और गेहूं में उभयलिंगी पुष्प। धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो उभयलिंगी। धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो उभयलिंगी। ठीक है, प्रजनक, पंजीकृत, आधार एवं प्रमाणित बीजों में सर्वाधिक शुद्ध बीज कौन सा होता है? प्रजनक बीज। सर्वाधिक शुद्ध बीज कौन सा होता है? तो प्रजनक बीज। सर्वाधिक शुद्ध बीज कौन सा होता है बाबू? तो याद रखिएगा, प्रजनक बीज सर्वाधिक शुद्ध बीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर, संश्लिष्ट एवं मिश्र प्रकार के बीजों में किसे प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है? संकर बीज को, यानी हाइब्रिड जो सीड होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से बीज हैं जिसको प्रत्येक साल बदलना पड़ता है? संकर बीज को। बकव्हीट, मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस एवं ट्रिटिकेल में कौन पारजीनी पादप है? तो गोल्डन राइस। पारजीनी पादप कौन सा है? पारजीनी। ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है? तो गोल्डन राइस। गोल्डन राइस याद रखिएगा, ये पारजीनी पादप है। पारजीनी पादप कौन सा है? गोल्डन राइस। नेक्स्ट है, बीटी बैगन को किस मल्टीनेशनल कंपनी ने विकसित किया? तो महीको जो कि महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, महीको। बीटी बैगन को किस मल्टीनेशनल कंपनी ने विकसित किया? तो महीको ने। किसने? महीको ने। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी। चलिए, पौधों में खनिज तत्व हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। ओके, चलिए पहला पॉइंट देखिए, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में काम आता है जिंक। इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में काम आता है जिंक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पौधों की संरचना में तत्वों का विवरण। आवश्यक पोषक तत्व, स्रोत और पौधों को बनने वाला भाग परसेंटेज में। तो देखिए, कार्बन, तो पौधों की संरचना में जो कार्बन है, कार्बन ये वायु से मतलब पौधा लेता है और पौधों में 45% के आसपास आता है। जो पौधों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो 45%। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, ये भी वायु से प्राप्त करते हैं पौधे, और ऑक्सीजन 43%, और हाइड्रोजन ये जल से लेते हैं और ये 6%। तो सबसे ज़्यादा जो पौधों में बनने वाला भाग है वो है कार्बन। पौधों में सबसे ज़्यादा बनने वाला भाग है कार्बन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 43% और हाइड्रोजन ये 6%। ठीक है, तो ये डाटा आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो मुख्य पोषक तत्वों में देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। नाइट्रोजन ये पौधे मृदा से लेते हैं, फास्फोरस भी मृदा से और पोटास भी मृदा से। जो नाइट्रोजन है ये 1 से 3% तक
फास्फोरस 0.5 से 1% तक, और पोटास 0.3 से 6% तक। पोटास कितना 0.3 से 6% तक रहता है। द्वितीय पोषक तत्व की बात करेंगे तो द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। ये सभी मृदा से ग्रहण करते हैं। कैल्शियम की जो मात्रा होती है 1 से 4% तक, जो मैग्नीशियम है 0.05 से 1%, सल्फर 0.05 से 1.5% तक। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर हम देखें यहाँ पर, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन है, मैग्नीज है, बोरान है, तांबा है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। तो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन आता है? आयरन सूक्ष्म है, मैग्नीज सूक्ष्म है, बोरान, तांबा सूक्ष्म है, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब सूक्ष्म है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आयरन जो पौधों में होता है वो 100 ppm तक, और मैग्नीज 5 से 500 ppm तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, पौधों के लिए क्रियाशील पोषक तत्वों की संख्या। तो पौधों के लिए क्रियाशील पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 20। पौधों के लिए क्रियाशील पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 20। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 थी, वर्तमान अवधारणा में इनकी संख्या 18 है। तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 16 थी, वर्तमान अवधारणा में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 18 हो गई है। चलिए अगला, पौधों के लिए वृद्धिकारी किंतु आवश्यक नहीं पोषक तत्व की संख्या कितनी है? 4, यथा सोडियम, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम एवं सिलिकॉन। पौधों के लिए वृद्धिकारी किंतु आवश्यक नहीं है, वैसे पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। पौधों के लिए वृद्धिकारी किंतु आवश्यक नहीं, वैसे पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट और एक भी करके, भी का मतलब क्या है? मोलिब्डेनम, या अच्छा इसको स्किप करते हैं, ये 3 याद रखिए, अगर ऑप्शन आएगा तो आप मार सकते हैं। तो पौधों के लिए वृद्धिकारी किंतु आवश्यक नहीं है, वैसे पोषक तत्वों की संख्या 4 है। कौन कौन? सोडियम, ये तो वृद्धिकारी में जरूर है लेकिन आवश्यक नहीं है। कोबाल्ट हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, चलिए वेनेडियम, अच्छा वेनेडियम, हाँ वेनेडियम बोलते हैं, भी फॉर वेनेडियम, सही है। ठीक है, तो पौधों के लिए वृद्धिकारी किंतु आवश्यक नहीं पोषक तत्वों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन। देखिए वेनेडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? अभी तुरंत हमने देखा ऊपर 4 ऐसे तत्व हैं जो वृद्धिकारी हैं लेकिन आवश्यक नहीं है, तो वेनेडियम उसमें से एक है। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? तो पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व, तो सूक्ष्म पोषक तत्व का लिस्ट ऊपर ही हमने देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। लोहा, मैग्नीज, ठीक है, बोरोन, ठीक है, कॉपर यानी तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आयरन, आयरन जो है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग कौन है? आयरन। लोहा, लोहा जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है। लोहा ठो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो मोलिब्डेनम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है बाबू? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। पौधे के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? तो याद रखिए 18, पहले 16 थे। ठीक है, पौधों के विकास तथा वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? 18, पहले ये 16 थे। अद्यतन अनुसंधान के अनुसार 17वां एवं 18वां आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन है? तो 17वां जो है वो आपका सोडियम है, और जो 18वां है वो कोबाल्ट है। ठीक है, पौधों के विकास और वृद्धि के लिए पहले जो अनिवार्य तत्व की संख्या वो 16 थी, लेकिन अब 18, ये जो 2 गो बढ़ा है, 2 गो कौन बढ़ा है? तो 17वां है सोडियम और 18वां कोबाल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? तो वो तत्व है बोरान और पोटेशियम। वैसा कौन सा तत्व जिसकी कमी से पौधा में खाद्य स्थानांतरण की क्रिया बंद हो जाती है? बोरान, पोटेशियम, बोरान और पोटेशियम, बोरान और पोटेशियम,
इसकी कमी से पौधा में खाद्य स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? संतुलित जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन। पादप भस्म में होते हैं पौधे के अकार्बनिक घटक। पादप भस्म में होते हैं तो पौधे के अकार्बनिक घटक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पौधों में हरी माहीनता किन कारणों से होता है? लोहा तथा मैग्नीशियम की न्यूनता से। पौधों में हरी माहीनता, पौधों में जो हरी माहीनता किन कारण से होता है? लोहा और मैग्नीशियम की न्यूनता यानी कमी से। पौधों में जो हरी माहीनता होती है किस कारण से? लोहा और मैग्नीशियम की कमी से। पौधों में हरी माहीनता किस कारण से? लोहा और मैग्नीशियम की कमी से। अगला देखिए, क्रांतिक तत्व कौन है? NPK। क्रांतिक तत्व किसे कहते हैं? NPK को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से हैं? मैग्नीज तथा क्लोरीन। मैग्नीज तथा क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से हैं? मैग्नीज तथा क्लोरीन। मैग्नीज तथा क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व कौन से हैं? मैग्नीज तथा क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीज तथा क्लोरीन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक सेकेंड। पर्णहरिम वायुमंडल तथा प्रकाश में से पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। पर्णहरिम वायुमंडल तथा प्रकाश में से पौधे अपना पोषक तत्व तो मृदा से। पर्णहरिम वायुमंडल तथा प्रकाश में से पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। यहाँ पे वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा तांब यानी तांबा में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं सोडियम। ठीक है, 4 ऐसे तत्व हैं जो कि वृद्धि कारक तो हैं लेकिन आवश्यक नहीं है। सोडियम था, कोबाल्ट था, बेनेडियम था और सिलिकॉन था। याद है ना? चलिए, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। जो पौधे हैं नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। अगला देखिए, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और बोरान में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो गांठ गठन, दलहनी पौधों में गांठ गठन के लिए ज़रूरी है बोरान। और दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है कौन? बोरान। फसल लॉगिंग विधि क्या है? याद रखिए, फसल लॉगिंग विधि क्या है? तो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। फसल लॉगिंग विधि क्या है? फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विसरण, परासरण एवं जल संग्रहण। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी झिल्ली जो घोलक के अणुओं को ही अपने अंदर से होकर जाने देती है लेकिन घुलित पदार्थों के अणुओं को नहीं जाने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली की संज्ञा से अभिहित की जाती है। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, जेम व जेली को कवक व जीवाणुओं से बचाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? जीव द्रव्य संकुचन का। जेम व जेली को कवक व जीवाणु से बचाने के लिए कौन से सिद्धांत का यूज करते हैं? जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। जब किसी पादप की कोशिका को अधिक सांद्र नमक के विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में होगा जीव द्रव्य संकुचन होगा। जब किसी पादप की कोशिका को अधिक सांद्र नमक के विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में क्या होगा? जीव द्रव्य संकुचन। कौन सा बल एक कोशिका की आकृति को बनाए रखता है? तो स्फीति दाब। कौन सा बल एक कोशिका की आकृति को बनाए रखता है? तो स्फीति दाब। कौन सा बल एक कोशिका की आकृति को बनाए रखते हैं? स्फीति दाब। ठीक है, कौन सा दाब? स्फीति दाब। अंगूर सांद्र शर्करा के घोल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाता है? बही परासरण के कारण। अंगूर सांद्र शर्करा के घोल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाता है? बही परासरण के कारण। अंगूर सांद्र शर्करा के घोल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाता है? बही परासरण के कारण।
पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? कोशिकीय जल। पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? तो कोशिकीय जल। पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो परासरण दबाव से। अगला देखिए, पौधों में अस्थायी, ठीक है, पौधों में अस्थायी मलानी का कारण क्या है? तो पौधों में अस्थायी मलानी, पानी का वाष्पोत्सर्जन अधिक तथा अवशोषण कम। जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव होता है? तो जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव होता है? जड़ों द्वारा जलावशोषण कम हो जाता है। जल क्रांति मृदा में जल के अवशोषण पर क्या प्रभाव होता है? तो जड़ों द्वारा जलावशोषण कम हो जाता है। मलानी गुणांक से क्या अभिप्राय है? अस्थायी, अस्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा से। मलानी गुणांक से क्या अभिप्राय है? तो अस्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा से। अस्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा से। मलानी गुणांक से क्या अभिप्राय है? तो अस्थायी मुरझान के समय मृदा में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा से। अगला देखिए, अधिक जल अवशोषण पौधे में किस विधि द्वारा होता है? तो अधिक जल अवशोषण पौधे में किस विधि द्वारा? निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। अधिक जल अवशोषण पौधे में किस विधि द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण। अधिक जल अवशोषण पौधे में किस विधि द्वारा होता है? निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। अधिक जल अवशोषण पौधे में किस विधि द्वारा? तो अधिक जल अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण द्वारा। निष्क्रिय अवशोषण। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वे उसे किसके माध्यम से अवशोषित करते हैं? तो जड़ों के बालों से, ठीक है, रूट हेयर्स के द्वारा। सामान्यतः मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 25%। सामान्यतः मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो मृदा में जल की 25% मात्रा। सामान्यतः मृदा में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 25%। नेक्स्ट देखिए, मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन सा जल भाग लेता है? कौन सा जल भाग लेता है? तो क्रिस्टलीय जल। तो मृदा के कणों में उपस्थित लवणों की संरचना में कौन सा जल भाग लेता है? तो क्रिस्टलीय जल। भूमि की कायिक शुष्कता से क्या अभिप्राय है? तो भूमि की कायिकी शुष्कता से, मृदा में लवणों की अधिकता से। तो भूमि की कायिकी शुष्कता से क्या अभिप्राय है? मृदा में लवणों की अधिकता से। अगला है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल के नाश होने से। ठीक है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल के नाश होने से। सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? एटीपी। सक्रिय जल अवशोषण में पौधे किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग करते हैं? एटीपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं, अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंप्लीट।